नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। कश्मीर एक बार फिर से कराह रहा है, लगातार जल रहा है और जल इतना ज्यादा रहा है कि जाने कितने जवान इसकी लपटों में समा चुके हैं। घाटी की जनता का हाल बेहाल है। वहां रह रहे लोग अपना एक एक पल दहशत के साए में जी रहे हैं और इनकी आहुति की वजह पाकिस्तान के आतंकी कम बल्कि अपने ही घर के लोगों का योगदान ज्यादा बढ़ा रही है। बात हम कर रहे हैं घाटी के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की, जिनके विवादित बोल एक बार फिर से सामने आए हैं, जिनके बोल से देशभक्तों का पारा 7वें आसमान। तो देश की घाटी जितना पाक के आतंकियों से जूझ रही है, उससे 10 गुना ज्यादा जहर कश्मीर की वादियों में घर के ही लोग घोल रहे हैं। दरअसल घाटी के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, एनसी के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भारत में और गुणगान, भारत में तो रहते हैं लेकिन गुणगान पाकिस्तान का किया है। सीधे तौर पर यह कहा है कि दरअसल पाकिस्तान के मसले में मध्यस्थता करने की जरूरत है। तीसरे पक्ष का पैरोकार उन्होंने सीधे तौर पर किया है और ये कहा है कि अमेरिका और चीन को इस मसले में हस्तक्षेप करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान शेलिंग करेगा, कभी रोकेगा नहीं। आपको गलतफहमी है कि पाकिस्तान रोकेगा जब तक आप उनके साथ कश्मीर पे बात नहीं करेंगे। अगर आप उससे बात नहीं करेंगे और आप समझेंगे कि ये लोग रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। पाकिस्तान इज अ पार्टी टू जम्मू एंड कश्मीर। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब फारूक देश विरोधी बोल रहे हो। जितनी बार भी फारूक अब्दुल्ला ने राष्ट्र विरोधी जबान खोली है, उतनी बार देश भर में जमकर फारूक अब्दुल्ला की निंदा हुई है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ लोग सुधरने से सुधरते नहीं, और फारूक अब्दुल्ला के साथ भी कुछ ऐसा ही है। फारूक अब्दुल्ला का पाक प्रेम क्यों जागा है, उसका भी अपना एक कारण है जिसे समझने की जरूरत है। दरअसल फारूक अब्दुल्ला ये चाहते हैं कि उनके साथ कट्टरपंथी मुसलमानों का साथ बना रहे और उनको अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते रहे। इसलिए भी वो पाकिस्तान का राग लापते रहते हैं। ये एक कारण और बड़ा कारण हो सकता है। वहीं साथ ही साथ कश्मीर के राजनीति से अप्रासंगिक हो चुके, खत्म हो चुके हैं, इसलिए चर्चा में बने रहने के लिए भी वो ऐसे बेतुके बयान देते रहते हैं। देश के राजनेता भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। फारूक अब्दुल्ला की सलाह की हमको आवश्यकता नहीं। फारूक अब्दुल्ला क्या है देश की राजनीति में सब लोग जानते हैं। जो देश के सैनिकों पर पथराव करने वाले लोगों का पक्ष ले, उससे देश के मंगल कामना की अपेक्षा नहीं कर सकती। इसलिए उनके सलाह की पार्टी को, सरकार को आवश्यकता है। जनता ने उनको चुना है और मुझे बहुत अफसोस है कि ऐसे चुने हुए जनप्रतिनिधि जो भारत के संविधान की शपथ लेते हैं और जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों के साथ खड़ा रहते हैं, शर्म की बात है। देखिए, बड़ा दुखद बयान है फारूक अब्दुल्ला जी का। फारूक अब्दुल्ला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आज एक सांसद भी है। तो स्वाभाविक रूप से वो शिमला एग्रीमेंट के विषय में तो जानते ही होंगे कि ये बायलैटरल विषय है, इसमें किसी प्रकार का कोई दूसरी तीसरी पार्टी आ ही नहीं सकती है। वैसे में सत्ता पाने के लिए कुछ भी कहेंगे और कुछ भी करेंगे। कुछ दिनों पहले कह रहे थे ये पीओके क्या तुम्हारे बाप का है, और आज कह रहे हैं कि तीसरे कंट्री को इन्वॉल्व करो। देखिए, सत्ता लोलुपता में इस प्रकार के बयान देना और इससे पाकिस्तान जैसे देशों को ऑक्सीजन देने का काम फारूक अब्दुल्ला जी को नहीं करना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला अपने होते हुए भी ये परायों का साथ क्यों देते हैं? ये भारत के संबंध में, भारत के हक में कश्मीर के बात क्यों नहीं उठा सकते हैं? ये पाकिस्तान के भी एक एजेंट की तरह क्यों बात करने लगे हैं? जब सत्ता से बाहर आ जाते हैं, क्या आप देश के साथ, जो आपके राष्ट्र के साथ, भारत के साथ आपका कोई संवेदनशीलता नहीं रहती है? तो आप केंद्र में मंत्री रहे हैं और कश्मीर में आपके पुत्र मुख्यमंत्री रहे हैं, आपकी सत्ता रही है, तो आपकी भाषा क्यों बदल जाती है? सत्ता से बाहर जाते हुए भारत सरकार अपनी कर्तव्यों का निर्वहन पूरी अच्छी तरीके से कर रही है। हम फारूक अब्दुल्ला को ये नसीहत देना चाहते हैं, आप कम से कम एक बार देश के पक्ष में बोलकर देखिए।
सुना आपने कि किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला के इस बयान की देश भर में निंदा हो रही है। अब इन सब के बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब फारूक का प्रेम पाक प्रेम दिखा हो। ऐसा पहली बार नहीं है जब फारूक ने अलगाववादियों का समर्थन किया हो। ऐसा पहली बार नहीं है जब फारूक राष्ट्र विरोधी बोल रहे हैं। सवाल तो ये भी उठता है कि देश के साथ गद्दारी करने वाले ऐसे नेता को भारत आखिर क्यों पाल पोस रहा है? आखिर क्यों नहीं फारूक को पाकिस्तान भेज दिया जाता है? आखिर क्यों नहीं फारूक को सलाखों के पीछे डाला जाता है? सुदर्शन न्यूज की भी सरकार से यही अपील है कि ऐसे नेताओं पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो जो लगातार देश विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि फारूक अब्दुल्ला सरीखे नेताओं का आखिर होना क्या चाहिए। चलिए, दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी, स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता अनुज आत्रे जी, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ मेरे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं सत शर्मा जी। सत शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं फर्स्ट कॉमेंट के साथ आप दोनों की शुरुआत करना चाहूंगी इस चर्चा की। अनुज जी, इस तरीके का बयान, देश विरोधी बयान, कब तक बर्दाश्त किया जाए? और वो भी मैं फारूक अब्दुल्ला की जब बात करूंगी तो यहाँ पर इस बात का भी जिक्र होगा जरूर कि ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जिनके साथ मिलकर आप सरकार में थे। देखिए, मिलकर सरकार बनाने की अगर पहले आपकी मैं बात करूं, फारूक अब्दुल्ला जी या नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो हमसे पहले वो भाजपा के साथ भी अलायंस में रह चुके हैं और अभी दिन पर दिन उनके सुर भाजपा की तरफ मिलते जुलते जा रहे हैं। तो इसलिए उनको इस चीज़ से नहीं जोड़ के चलना चाहिए। वो एक स्वतंत्र पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक अपनी स्वतंत्र पार्टी है। लेकिन जहां तक आज जो उन्होंने फारूक अब्दुल्ला जी ने बयान दिया है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और हम लोग बिल्कुल भी उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कांग्रेस का शुरू से एक स्टैंड रहा है कि कांग्रेस कश्मीर मुद्दे पर हम किसी की भी मध्यस्थता बीच में स्वीकार नहीं करेंगे। और जो उन्होंने कहा कि हमारा पाकिस्तान हमसे मजबूत, अगर किसी प्रकार की उन्होंने इस प्रकार की भाषा बोली है तो ये ना जाने उन्होंने किस उसमें बोल दिया है। इतने वरिष्ठ नेता हैं और इतने तमाम उच्च पदों पर रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं और फिलहाल भी सांसद हैं और बहुत पुराना उनका जम्मू कश्मीर से नाता है और इस देश से भी नाता है। उनको ऐसी बात, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बात उनको बोलनी चाहिए थी अगर उन्होंने। लेकिन ये पहली बार नहीं है। यहाँ पर अब सवाल ये है कि कांग्रेस शब्दों के जरिए तो निंदा कर रही है, लेकिन जब ऐसा कुछ बयान आता है, दूसरे कुछ मुद्दे होते हैं तो आप देशद्रोह की आवाज उठाते हैं, आप तमाम तरीके की बातें करते हैं। क्यों नहीं अभी तक कांग्रेस की तरफ से आगे आकर ये नहीं कहा गया कि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। इसके पहले तो वो पत्थरबाजों को, जिन्होंने कश्मीर की आबोहवा खराब कर रखी है, उन आतंकवादियों को समर्थन में उन्होंने कहा कि वो तो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब भी आपने शब्दों के जरिए निंदा की। देखिए लावनी जी, अगर मैं आपको बता दूं कि अगर कोई मुकदमा दर्ज करना है या कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो कांग्रेस उसके लिए सक्षम नहीं है, ना कांग्रेस उस चीज के लिए अधिकृत है। अधिकृत वो लोग हैं जो लोग सरकार में बैठे हैं, अधिकृत भाजपा के लोग हैं, अधिकृत पीडीपी के लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में सरकार चला रहे हैं, या भाजपा के लोग हैं जो केंद्र में बैठे हैं। तो जता दी, मैं इस पर भी आगे आऊंगी, लेकिन ये बात अगर सरकार की तरफ से। सत शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। सत शर्मा जी, फारूक अब्दुल्ला एक के बाद एक ऐसे बयान देते हैं। आज जो उन्होंने कहा है वो सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो भी इसे सुनकर दुखी होगी। क्यों नहीं फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ अभी तक देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है? ऐसा है कि लगातार से जैसे बीच में भी बात आती है और आपने भी बात जो है वो दोहराई है कि ऐसे इंसान जो मीडिया में रहना चाहते हैं और एक समय आता है कि जब लोग उनकी तरफ देखते नहीं, सुनते नहीं, एक ऐसे बयान देने से मात्र वो मीडिया पे आने की कोशिश करते हैं। ये मात्र बयान है और मैं समझता हूं कि एक पर्टिकुलर एज में, और आपने देखा भी है कि चुनावों में चुनाव जीतने के लिए उन्होंने कौन सी रणनीति जो थी अपनाई थी। ये ठीक है आपकी बात के मात्र 2%, 3% लोग कुछ ऐसे हैं जो वहां का वातावरण खराब करते हैं। उनके वोट भी बटोरने के लिए उन्होंने एक ऐसी रणनीति उन दिनों में सोची थी। सत शर्मा जी, बहरहाल मैं अगला सवाल आपसे करूं उससे पहले बता देती हूं दर्शकों को कि इस वक्त हमारे साथ नेशनल पैंथर्स पार्टी के भी अध्यक्ष भीम सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भीम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके पास आ रही हूँ सर, लेकिन सत शर्मा जी से एक सवाल पहले करना चाहूंगी। सत शर्मा जी, आपने कहा कि वो लाइमलाइट में रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं। क्या सिर्फ इतना कह के फारूक अब्दुल्ला को क्लीन चिट दे देनी चाहिए?
क्या आपको नहीं लगता कि फारूक अब्दुल्ला के अगेंस्ट इस बार कोई कार्रवाई करने की जरूरत है? बिल्कुल सही बात है आपकी कि इसके ऊपर डेफिनेटली, और हम लोग सरकार से भी बात करेंगे, 2-1 दिन में हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे, और हम लोग चाहते भी हैं कि ऐसे जो यहाँ का वातावरण खराब करने में जिन लोगों की, और खासतौर पे जम्मू कश्मीर की सुख शांति चैन का वातावरण खराब करने की जिन लोगों की एक भूमिका थी, उन लोगों को डेफिनेटली दे मस्ट बी टेकन टू द टास्क एंड दे विल बी टेकन टू द टास्क, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, और जैसे ठीक है, अब हम चर्चा को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं, उससे पहले भीम सिंह जी की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। भीम सिंह जी, फारूक अब्दुल्ला के जो बोल है, जो राष्ट्रद्रोही, जो देश विरोधी बोल है, हम पहली बार नहीं सुन रहे। इसके पहले भी मैं और आप बैठ चुके हैं ऐसे डिबेट में। आपको नहीं लगता कि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ अब एक बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है? मैं ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो 1965 में इंग्लैंड में जाके ब्रिटिश नेशनैलिटी ले ली थी। ये तो इंदिरा जी की मेहरबानी थी कि इसको वापस लाया, और फिर इंडियन नेशनैलिटी फारूक अब्दुल्ला ने लिख के दिया कि मैं ऐसे हालात में कोई भी ऐसी चीज नहीं करूँगा जो भारत को नुकसान होगा। इस तरह फारूक अब्दुल्ला को दोबारा इंडियन नेशनैलिटी दी गई थी, और जो इनकी हरकतें रही आज नहीं है, शुरू से ही ये पूरे हिंदुस्तान को मालूम है। और ये मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, 8000 वोटों से मेंबर पार्लियामेंट बन के आते हैं। शर्म की बात है, 3% वोट नहीं लिए ऑफ द टोटल वोट। लेकिन ये भी हमारे दिल्ली के नेताओं को जवाब देना होगा कि उन्होंने ऐसी इलेक्शन क्यों करवाई कि जब लोग ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। भीम सिंह जी, मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा है। जम्मू कश्मीर के हालात को आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर में हमेशा से शांति की पहल की बात करते रहे हैं, तो क्यों नहीं अभी तक पैंथर्स पार्टी की तरफ से फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ किसी भी तरीके का आंदोलन छेड़ा गया? क्यों सिर्फ शब्दों के जरिए? आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन असली बीमारी ये है कि जम्मू कश्मीर आज तक भारत के साथ इंटेग्रेट नहीं किया पार्लियामेंट ने। असली बीमारी ये है कि धारा 370 एक दीवार खड़ी करके रखी है पूरे हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के बीच में। जब भी आपसे बात होती है आप धारा 370 की बात जरूर करते हैं, लेकिन इसको हटाने के लिए या इसे लेकर जो भी स्थिति बन रही है, क्या आप लोगों ने कभी कोई एक्शन दिखाया? शब्दों के जरिए सिर्फ एक्शन नहीं होता सर, आपसे उम्मीदें भी रहती है। बहन जी, जब 70 सालों से भारत ने अपनाया नहीं, हमें 70 सालों से हमें इंटेग्रेट नहीं किया, 70 साल हो गए हैं। पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर पे कोई कानून नहीं बना सकती है। सच शर्मा जी, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगी। उनका बेटा क्या कहता है, बाकी क्या कहता है। ठीक है भीम सिंह जी, सच शर्मा जी आपसे जवाब चाहूंगी। भीम सिंह जी एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, सरकार आपकी केंद्र में भी है और राज्य में भी है। ऐसा है कि माननीय भीम सिंह जी, मैं इनकी कदर करता हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा लॉ नहीं है जो भारत में एप्लीकेबल नहीं है, या भारतीय लॉज। और वो खास तौर पे जब 1 नेशन 1 टैक्स की भी बात आई थी, इन लोगों ने मात्र, और जब ये डिस्कशन के लिए थोड़ा सा समय का अभाव रहा था कि मात्र थोड़े दिन के कारण जो था वो डिले हुआ था, तो ये लोग सड़कों पे उतर आए थे कि व्हाई इट इज नॉट एप्लीकेबल। जब हम 1 नेशन 1 टैक्स की बात करते हैं, तो कब हम बात करते हैं कि कौन से प्रावधान जो है यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। एक्साइज टैक्स यहाँ पे एप्लीकेबल था, इनकम टैक्स यहाँ पे एप्लीकेबल था। भीम सिंह जी आप जवाब दीजिए, भीम सिंह जी जवाब दीजिए। 1 टैक्स 1 नेशन को लेकर तो आप सड़कों पर आ गए थे, और जब ये मुद्दा आता है तो क्यों पीछे हटते हैं? मुझे पूछे, पूरे देश के अंदर जब तक एक झंडा नहीं होगा, एक संविधान नहीं होगा, जम्मू कश्मीर की समस्या का हल नहीं निकला जा सकता। ना बंदूक से, ना गोली से। आपने सच शर्मा जी की बात को ध्यान से सुना? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब साथ देने की बात आती है तो आप साथ ही नहीं देते हैं।
जिस तरह से आप लोगों ने वन टैक्स वन नेशन को लेकर सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया था, अगर आप इतना ज्यादा चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर की स्थिति सही हो, धारा 370 को हटाया जाए, ऐसे नेताओं जो विवादित बोलते हैं उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हो, तब क्यों नहीं आप सड़क पर उतरते हैं? क्यों नहीं सरकार का साथ देते हैं? मेरी बहन, सरकार जम्मू कश्मीर में है ही कोई नहीं, ना लोगों की सरकार है। अब ये पुलिस भी खत्म हो चुकी है, आर्मी चला रही है जम्मू कश्मीर को। अगर आर्मी नहीं होती, आज तक हमारा जम्मू कश्मीर में सर आर्मी नहीं होती तो आप जिस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा उठा रहे हैं, शायद आपको फायदा भी नहीं मिलता। बहरहाल आपने आर्मी की बात की है, तो इस वक्त मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बीडी मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और आप सुबह से देख रहे होंगे कि फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर से उन्होंने ऐसा बयान दिया है, तीसरे पक्ष की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं पाकिस्तान भी इसमें एक पक्ष है। ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए सर? नहीं, ये इनको पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला का कश्मीर बनाने कोई मतलब नहीं है। इनके बाप शेख अब्दुल्ला, इनको जेल में बंद किया गया था। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ है जिसको उसके ऑफिस से निकाल के जेल में बंद कर दिया जाए। तो ऐसे गद्दार लोग हैं, इनकी तो पूरी फैमिली गद्दारों की है। ये फारूक अब्दुल्ला के बाप गद्दार थे, शेख अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला तो सबसे बड़े गद्दार हैं, और इनका जो पट्टा है वो तो इनसे भी ज्यादा गद्दार है, ये उमर अब्दुल्ला। बीडी मिश्रा जी, भीम सिंह जी ने अभी सीधे तौर पर कहा कि दरअसल आर्मी की वजह से भी स्थिति खराब हो रही है जम्मू कश्मीर की। कहीं ना कहीं से फारूक अब्दुल्ला के बयान को इनडायरेक्टली उन्होंने सपोर्ट कर दिया, ऐसा बोलकर। ऐसा है कि ये जो इंजीनियर है, इसका गला पाकिस्तान के लोग काट के ले गए होते। ये इंजीनियर नहीं है, ओवरसियर है, अपने को इंजीनियर कहता है। भीम सिंह जी, बीडी मिश्रा जी, पैंथर्स पार्टी से भीम सिंह जी जुड़े हुए हैं। बीडी मिश्रा जी, पैंथर्स पार्टी से भीम सिंह जी जुड़े हुए हैं। भीम सिंह जी ने ऐसी बात बोली है। हेलो, जी मुझे बोल रहे हैं बीडी मिश्रा जी। हाँ, दरअसल ये बात हमारे साथ पैंथर्स पार्टी के चीफ भीम सिंह जी जुड़े हुए हैं। भीम सिंह जी का ऐसा कहना है। नहीं समझ में नहीं आया, फिर से कहिए। बीडी मिश्रा जी, हमारे साथ एक और खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, पैंथर्स पार्टी से के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, भीम सिंह। भीम सिंह का ये कहना है कि दरअसल जो भी हालात बन रहे हैं उसका एकमात्र कारण यही है, एक तो धारा 370 पर कोई स्टैंड नहीं लिया जा रहा है, दूसरा आर्मी की वजह से भी वहां स्थिति खराब हो रही है। तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं से फारूक अब्दुल्ला को सपोर्ट करते हैं? नहीं, देखिए भीम सिंह जी बहुत बुजुर्ग आदमी है, इनकी 85 के ऊपर उम्र हो गई है। शायद इनका मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं कुछ बिगड़ रहा है। मैं इनकी बातें कई बार सुन चुका हूँ टीवी पर। आर्मी की वजह से क्या गड़बड़ हो रहा है इनको पता नहीं, और इनको ये भी नहीं पता कि अगर वहाँ आर्मी न होती तो पाकिस्तान आके भीम सिंह जी का ही पहले गला काटती, पाकिस्तान की आर्मी। इनको समझ में ना आए, इनकी बात को आप सीरियस। जी भीम सिंह जी, आप सुन रहे हैं? मैं सुन रहा हूँ, मैं जो कह सकता हूँ कुछ। जी जी बिल्कुल। मेरे भाई साहब जो कह रहे हैं, मैं बहुत सभी का सम्मान करता हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ मैं कि मान लिया जाए कि मेरा संतुलन खुल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ये बताइए कि ये पूरी पार्लियामेंट का दिमाग नहीं खराब हुआ कि आज 70 सालों में आज तक भारत का संविधान लागू नहीं हुआ। मुझ पे मेरा झंडा अलग क्यों है कश्मीर में, जम्मू की मेरा संविधान क्यों अलग है, मेरी पार्लियामेंट हिंदुस्तान की मुझ पे कानून क्यों नहीं बना सकती? ये मेरा दिमाग का संतुलन जो बिगड़ गया है या पूरे भारतीय जनता पार्टी के लीडरों का बिगड़ गया है, ये जवाब दे सकते हैं? सच शर्मा जी, आप जवाब देना चाहेंगे, फिर मैं अनुज जी के पास आऊंगी। सच शर्मा जी। ऐसा है कि ब्रिगेडियर साहब ने बिल्कुल सही बात कही है। जब भी देश के और खास तौर पे हमारे जम्मू कश्मीर के हित की बात आती है, जब मैं एक प्रदेश की बात करता हूं तो मैं पहले अपने देश के बाद अपने प्रदेश की भी बात करूंगा कि जब कभी हमारे प्रदेश के हित की बात आती है, आप पिछला इतिहास देखें, हमारे माननीय भीम सिंह जी की तरफ से कोई ना कोई रिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जाती है, उसके ऊपर प्रॉपर जवाब नहीं दे पाने के बाद वो रिट जो है वो खारिज हो जाती है या हम आ जाते हैं।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर, ये 70 वर्ष का कैंसर है, इसको मात्र 2 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी या 3 वर्ष की केंद्र की सरकार में या 2 वर्ष की जम्मू कश्मीर की सरकार में इसे दूर नहीं किया जा सकता। आज वन नेशन वन टैक्स की बात करते हैं। 23 जून को अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि जम्मू कश्मीर की असेंबली में दी जाती है तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी जाती है। 6 जुलाई को अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने कश्मीर में अपनी जान निछावर की थी, अगर जन्मदिन की बधाई उनको दी जाती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी जाती है। उनका नाम लेकर आज तक ये भी एक बार सत्ता में रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में सत्ता को इन्होंने भोगा। जम्मू कश्मीर चलिए, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए, एक ब्रेक का वक्त, और अनु जी मैं आपके पास ही आने वाली थी लेकिन एक ब्रेक लेना पड़ेगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर हमेशा से राजनीति की भेंट चढ़ता रहा है, और खास तौर से जब फारूक अब्दुल्ला सरीखे नेताओं की बात होती है, जब उनके हाथ में सत्ता होती है, उनकी तब की जुबान और अब की जुबान में जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं से शुरू से लेकर आज तक पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला रहा है। ये कितना बड़ा नासूर बन सकता है, ये बात देश को समझने की जरूरत है। बहरहाल इस चर्चा को हम जारी रखेंगे और ब्रेक के बाद कांग्रेस से इसकी प्रतिक्रिया देने की कोशिश करेंगे। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं एनसी के वरिष्ठ नेता सीधे तौर पर फारूक अब्दुल्ला, वो फारूक अब्दुल्ला जो जब भी बोलते हैं कुछ ऐसा होता है जो जिससे वो विवादों पर आ जाते हैं। एक बार फिर से फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर मसले पर पाकिस्तान की पैरवी की है और ये कह डाला है कि पाकिस्तान को भी इसमें एक पक्ष बनाया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर जो कि भारत का अभिन्न हिस्सा है, जो भारत का आंतरिक मामला है, फारूक अब्दुल्ला ऐसी बातों को बोलकर आखिर किससे सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपके सामने हम दिखा रहे हैं कि फारूक के ये विवादित बोल है क्या। इसके पहले भी उन्होंने कई बार विवादित बोल बोले। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान एक पक्ष है, कश्मीर समस्या के समाधान के लिए भारत के पास पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ये कहना है फारूक अब्दुल्ला का। आपको याद होगा इससे पहले भी फारूक अब्दुल्ला ने आतंकवादियों को, पत्थरबाजों को सपोर्ट करते हुए कहा था कि कश्मीर में जो बच्चे पत्थर मारते हैं वो राष्ट्रहित की जंग लड़ रहे हैं, वो आजादी की जंग लड़ रहे हैं। ये वो विवादित बोल है जिसके बाद फारूक अब्दुल्ला की चौतरफा निंदा हुई, लेकिन इन बयानों को खत्म करने के बजाय, रोकने के बजाय फारूक अब्दुल्ला लगातार ऐसे बयान देते रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमान, चारों मेहमान इस वक्त बने हुए हैं। भीम सिंह जी और बिनी मिश्रा जी फोन लाइन पर मौजूद हैं और साथ ही साथ कांग्रेस से अनुज आत्रे जी और सत शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अनुज आत्रे जी के पास जाना चाहूंगी। कांग्रेस की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर में हम जब भी देखते हैं जम्मू कश्मीर का मसला हर किसी के लिए एक पॉलिटिकल टूल रहा है। कांग्रेस ने भी बाकायदा इसे पॉलिटिकल टूल जैसा ही इस्तेमाल किया। हमें याद है कि आपकी ही पार्टी के एक नेता सोज, जिन्होंने आतंकवादी बुरहान वानी के लिए जो स्टेटमेंट दिया था, आतंकियों से जिस तरह से सहानुभूति दिखाई थी, कहीं ना कहीं से आपको नहीं लगता कि ये तमाम जो बयान है वो फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं को एक हवा देने का काम करते हैं? देखिए लावनी जी, जैसा आपने अभी उनका सोज जी के बयान के बारे में बोला, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उनका सोज जी का जो बयान था वो कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं था, और कांग्रेस पार्टी कभी भी उस चीज का समर्थन नहीं करती। ये बात बड़ी अजीब लगती है कि आपके यहाँ के नेता तमाम तरीके से प्रतिक्रियाएं देते हैं, पाकिस्तान में बैठ के आते हैं, सरकार गिराने की बात करते हैं, अभी उसी में आगे उसके बावजूद भी आप कहते हैं व्यक्तिगत बयान। आप उन लोगों का क्या कहना चाहेंगे जो कि कांग्रेस अपनी पार्टी की मुखिया हैं और सरकार की मुखिया हैं, और वो बुरहान वानी को कहते हैं कि हम उनकी शहादत को सलाम करते हैं। आप जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री जो महबूबा मुफ्ती हैं और जो अपनी पार्टी की मुखिया भी हैं, वो तो पार्टी का स्टैंड स्पष्ट करती हैं। सैफुद्दीन सोज जिन्होंने जो बोला वो उनका बयान कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी की, कांग्रेस ने उसकी निंदा की। आपको नहीं लगता आप एक बड़ी पार्टी है, देश की बड़ी पार्टी, अगर उसकी पार्टी के नेता ऐसी बातें करेंगे तो फारूक अब्दुल्ला सरीखे लोगों को एक बैकअप मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करती रही है, ना इस तरह के बयानों के लिए कांग्रेस कभी बोलती है। अगर किसी आदमी ने, किसी पार्टी के नेता ने, किसी ने बोला है तो कांग्रेस ने उसकी निंदा की है। के खिलाफ अभी तक देशद्रोह का मुकदमा
दर्ज कराने के लिए कांग्रेस क्यों नहीं आगे आई? देखिए, ये क्या बिल्कुल सिर्फ बयान देना काफी है? जिम्मेदारी भाजपा और पीडीपी की सरकार की है जो जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, कि अगर इस प्रकार की कोई बयानबाजी जो है देश के हित के के खिलाफ होती है या देश की अखंडता और सुरक्षा के खिलाफ होती है, तो सरकार क्यों बैठी हुई वहां पे सो रही है? ये क्यों नहीं कार्रवाई करती? ये क्यों नहीं अपने आप? वो कांग्रेस थी, इन लोगों ने वहां की प्रक्रिया में जो है वो बाधा पहुंचाई, और यहाँ आज परिस्थिति ये है कि वो नेता वो आज देश के विरुद्ध बयान दे रहे हैं, देश के संविधान की कसम खाते हैं, देश के आर्मी की सुरक्षा लेकर, सुरक्षा बल की सुरक्षा लेकर घूमते हैं, और सुरक्षा बलों के विरुद्ध जो है वो बयान देते हैं। ऐसे लोग जो हैं बिल्कुल ये सत्ता में रहने के काबिल नहीं थे, इसलिए लोगों ने इनको बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं सर शर्मा जी, लेकिन आप उस बात का भी जवाब दे दीजिए कि जिस समय 2015 में आपकी सरकार ने जम्मू कश्मीर में शपथ ली थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के साथ शपथ ली थी, और पहले दिन उन्होंने सदन में क्या बोला था? आपके पूरे तमाम पार्टी के विधायक, आपके उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह जी मौजूद थे, और उन्होंने जम्मू कश्मीर के सदन में खड़े होकर के बोला था, मैं पाकिस्तान और हुर्रियत लीडर्स और सेपरेटिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूं जिनकी वजह से हम जम्मू कश्मीर में चुनाव करा सके। क्या यह देश विरोधी बयान है या देश के हित में दिया हुआ बयान है? आप बताइए, आप दोगला चरित्र मत शो कीजिए देश के सामने। आप जो कहते हैं उस पर पार्टी है जो देश के हित की बात करती है, ये देश के हित की बात है। आपका अलायंस, आपके अलायंस, आप जिनके साथ जम्मू कश्मीर में सरकार चला रहे हैं, वो पहले दिन ही शपथ लेते ही जम्मू कश्मीर में बैठ करके पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, और आप चुपचाप उनको मूक समर्थन देते हैं। आप ये देश हित की बात करते हैं। आपने जब से 2 साल से जम्मू कश्मीर में आप सरकार चला रहे हैं, 3 साल से आपकी केंद्र में सरकार चला रही है, क्या आपको अंदाजा है कितनी बार आपने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करवा दी है? लगभग 3 दर्जन से ज्यादा जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की घटनाएं हो चुकी हैं। 500 से ज्यादा हमारे सैनिकों की शहादत हो चुकी है। उनकी जिम्मेदारी किसकी है? इन 2 सालों में जितनी हमारे सैनिकों की शहादत हुई है, आप बताएंगे उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप कितने सिविलियंस आपके राज्य में मारे जा रहे हैं, उनके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप केवल सत्ता लोलुप लोग हैं। आपने ऐसी पार्टी के साथ सत्ता लेने के, सत्ता सुख लेने के लिए हाथ मिला लिया जो कि आतंकवादियों का खोल के पेश उनका समर्थन करती है, और कहीं ना कहीं इसका मतलब आप भी उनका मुक्त समर्थन दे रहे हैं। दिल्ली में आपकी भाषा कुछ और होती है, जम्मू कश्मीर में आपकी भाषा कुछ और होती है। कौन सा सत्ता सुख लेना चाहते हैं आप लोग? एक बात मुझे बता दें, ठीक है सर शर्मा जी आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं। अरुण जी, आप सत्ता लोलुपता की जब बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में जो आज हालात बने हैं वो तमाम अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार रही है। आज कांग्रेस सीधे तौर पर राहुल गांधी को फायदा दिखाई देता है तो वो सीधे तौर पर फारूक अब्दुल्ला को एक स्टेटमेंट देकर उनका कंडेम करते हैं। क्या आपको नहीं लगता? क्या ये सच नहीं है? अगर आप लोग राहुल जी किसी बयान का निंदा करते हैं तो लोगों को परेशानी है कि जी आज उसमें अपना फायदा देख रहे हैं, नहीं करते हैं तो लोगों को परेशानी है। मुझे समझ नहीं आता लोगों को, आखिर इस देश के लोगों को, हमारे लोगों को राहुल गांधी जी से क्या समस्या हो गई? अगर फारूक अब्दुल्ला जी ने उन्होंने गलत बयान किया और राहुल जी ने उसकी निंदा की, तो उनको निंदा करने के लिए आपको उनका जो है उनकी तारीफ करनी चाहिए कि राहुल जी ने अच्छा किया, उनकी निंदा की। आप बताइए राहुल जी ने क्या गलत किया? अगर उनकी फारूक अब्दुल्ला की क्या निंदा नहीं करनी चाहिए, या भाजपा के लोगों की तरह बैठ करके वहां पे मुख्य दर्शक बनना चाहिए जब मुफ्ती महमूद ने बोला? और बात की ना अरुण जी, जिस आर्मी की आप बात कर रहे हैं, बीडी मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, जानकार भी हैं। बीडी मिश्रा जी, आपको नहीं लगता कि ऐसी जब खबरें आती हैं इस पे सिर्फ राजनीति होने लगती है? असल में जो होना चाहिए वो नहीं होता है और वो कहीं पीछे छूट जाता है। बीडी मिश्रा जी, मुझे लगता है शायद बीडी मिश्रा जी हमारे साथ नहीं है। अगर भीम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हो, भीम सिंह जी, शायद भीम सिंह जी भी हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं। सच शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूं। आप देख रहे हैं कि लगातार ये आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के जो हालात बने हैं, अगर फारूक अब्दुल्ला सरी के लोग भी ऐसे भाषणबाजी करते हैं, ऐसे विवादित बोलते हैं, तो इसके लिए आपकी सरकार ही जिम्मेदार है। ऐसा है कि मैंने जैसे आपको बताया कि 70 वर्ष का कैंसर है। आप लोग कैसे चाहते हैं कि 70 वर्ष का कैंसर 2 वर्ष में ठीक हो जाएगा? इसको ठीक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आप 1 वर्ष पहले का समय देखिए, कश्मीर की स्थिति देखिए, और उससे पहले 1 वर्ष पहले की स्थिति देखिए। यू विल फाइंड अ डिफरेंस। 1 वर्ष पहले भी हम जाते थे, उससे 1 वर्ष पहले भी हम लोग जाते थे कश्मीर में, लेकिन आज जब हम कश्मीर में जाते हैं, ये मैंने कहा, इसी साल के अगर शर्मा जी आंकड़े उठा के देख लें, आपको मैं रोकना चाहूंगा बीच में, आप अपनी पीठ थपथपाइए मत, फर्जी आंकड़े दे करके। 2017 के आंकड़े आए हैं, इतिहास में सबसे ज्यादा
अभी तक जितने भी हमारी सेना के जवानों की शहादत हुई है, जितना सेना के ऊपर हमले हुए हैं, जितने सिविलियंस मारे गए हैं 2017 के अंदर मारे गए हैं, आज तक कभी नहीं इतनी भारी संख्या में हुई है। आप बात करते हैं कौन से आपने कश्मीर के हालात सुधार कर दी? आपने तो हालात वहां बद से बदतर कर दिए। इतिहास में इतने वहां से जम्मू कश्मीर में इतनी हालत, आप लोगों ने तो 2 वर्ष में जितनी डेवलपमेंट हुई है पिछले 70 कौन सी डेवलपमेंट कर दी आपने? आतंकवाद की डेवलपमेंट कर दी है, जम्मू कश्मीर की हालत बिगाड़ने की डेवलपमेंट की है, और इससे ज्यादा आपने क्या डेवलपमेंट की है? आप लोगों ने तो कश्मीर में एनआईटी के स्टूडेंट्स अगर कश्मीर में तिरंगा यात्रा लेकर निकलते हैं और भारत माता की जय करते हैं, तो आपकी सरकार ने उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा के उनको बंद करवाया जेलों में। आपको याद होगा कि कांग्रेस ने क्या किया था, किस तरीके आपकी सरकार ने स्टूडेंट्स के ऊपर लाठीचार्ज करवाया कश्मीर में, अगर उन्होंने तिरंगा झंडा लेकर के और भारत माता की जय बोली। आपका यह चरित्र है। कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों, इन दोनों की लड़ाई तो यूं ही चलती रहेगी, लेकिन पैंथर्स पार्टी जो सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर से अपना जुड़ाव दिखाती है, जम्मू कश्मीर की जनता पैंथर्स पार्टी से कुछ उम्मीद रखती है। पैंथर्स पार्टी से क्या उम्मीद रखा जाए? मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम भारतीय हैं, लेकिन जिस दिन से हम पैदा हुए हमें झंडा दे दिया जो मेरा झंडा नहीं था, जिसके लिए मेरे रियासत के महाराजा ने साइन किया। सर, इसके भारत लिए का भीम सिंह जी जो बातें आपने की, इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? जो ना हालात, सिचुएशन, मैं किसी एक व्यक्ति या किसी क्या कांग्रेस पार्टी को इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं मानते हैं? पूरे हिंदुस्तान में भीम सिंह जी, क्या कांग्रेस पार्टी को आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानते हैं? पूरी पार्लियामेंट जो है, क्योंकि भीम सिंह जी, मेरा सवाल है, क्या कांग्रेस पार्टी को आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं मानते हैं? मैं पार्लियामेंट को जिम्मेदार मानता हूँ। पार्लियामेंट किसके हाथों में थी? आज आप पार्टियों की जब बात होती है, आप क्या खुल के नहीं बोलना, कहीं ना कहीं से आपको नहीं लगता कि आप अपना रास्ता साफ रखना चाहते हैं? अगर पैंथर्स पार्टी को अपॉर्चुनिस्ट कहा जाता है तो कहीं ऐसे तो नहीं है? आप रास्ता खुला नहीं रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? खुलकर बोलने में इतनी हिचक क्यों? भीम सिंह जी, खुलकर बोलने में इतनी हिचक क्यों? वो था भारत, लेकिन भारत का कानून, मैं भीम सिंह जी, खुलकर बोलने में इतनी हिचक क्यों? हिंदुस्तान का संविधान मुझ पर लागू क्यों नहीं हुआ? चलिए, जनता भी देख रही है, छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। आप भी समझ रहे हैं कि आखिर तमाम पार्टियां जम्मू कश्मीर को किस तरह से पॉलिटिकल टूल के तहत इस्तेमाल करती हैं, और जब खुलकर सवाल किया जाता है तो किस तरह से बैकडोर से, पीछे के चैनल से निकलने की कोशिश करते हैं। क्या हो रहा है आप भी समझने की कोशिश करें। इस चर्चा को जारी रखेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है, ऐसे विवादित बोल बोले हैं जिससे जम्मू कश्मीर की जनता आहत हुई है। उस बयान से कहीं ना कहीं से पाक समर्थित आतंकवादियों को, पाकिस्तान में बैठी आईएसआई को, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी को, और वहीं देश के अंदर के उन सपोलों को जिन्हें हम हुर्रियत कहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं से हवा मिलती है। ऐसे फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ क्या होना चाहिए? मेरे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं इस वक्त। मैं अनु जी आपके पास आ रही हूँ। एक उम्मीद की जाती है, उम्मीद ये की जाती है कि जब ऐसे बयान सामने आते हैं तो इनके खिलाफ एक एक्शन लिया जाए। फारूक अब्दुल्ला ने एक बार नहीं, हम अगर बीते 1.5-2 सालों की बात करें तो एक के बाद एक ऐसे बयान आए हैं जो पाकिस्तान को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इनके खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? लेकिन निश्चित तौर पे सरकार को संज्ञान में लेते हुए, चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, इन लोगों को अगर कोई भी ऐसा किसी भी दल के नेता की तरफ से बयान आता है जो हमारे देश के हित में नहीं है, जो हमारी अखंडता और सुरक्षा के हित में नहीं है, आप निश्चित तौर से सरकार को उसका जो है सुमोटो लेते हुए और उसके विचार करना चाहिए कि इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे लगाम लगानी चाहिए। इस तरह के नेताओं के बयानों पे लगाम सरकार की है, नहीं, निश्चित तौर पे देखिए सारी देश के विपक्ष की भी है जिसे अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने की जरूरत है। नहीं, विपक्ष के नाते अगर सरकार कोई भी निर्णय लेती है इस तरह के बयानों के लिए जिससे देश के नुकसान होता है, देश की छवि को नुकसान होता है, देश की अखंडता को नुकसान होता है, कांग्रेस पार्टी सरकार का समर्थन करेगी। लेकिन
निर्णय लेना, कार्रवाई करना सरकार का काम है, क्योंकि सारी मशीनरी सरकार के अगर पास। सरकार की तरफ से फारूक अब्दुल्ला को देशद्रोही घोषित कर दिया जाए तो क्या कांग्रेस उनके साथ खड़ी होगी? देखिए, ये तो एक हाइपोथेटिकली क्वेश्चन है कि इसके बारे में कब क्या हो क्या नहीं हो। नहीं, पहले सरकार को निर्णय लेने होता है दीजिए। तो क्या कांग्रेस साथ में खड़ी होगी? पहले सरकार देखते हैं क्या निर्णय लेने। अभी तो पहले ये देखिए, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि सरकार की इसमें कुछ सरकार वहां की कोई किसी प्रकार की उनमें हिम्मत है, क्योंकि ये सरकार का जो चेहरा है, सबसे बड़ी भाजपा और पीडीपी की जो सरकार है, देखिए सबसे बड़ा इसमें दल पीडीपी खुल के जो है आतंकवादियों का समर्थन करती है। देश की सुरक्षा की बात हो, जब जम्मू कश्मीर जो कि हमारा हिस्सा है, जो हमारे शरीर का एक हिस्सा है, उसकी बात हो तो उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम बिल्कुल, हमारा स्पष्ट स्टैंड है कि जम्मू कश्मीर हमारा है और इस देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए अगर कोई भी कदम उठाया जाएगा, कांग्रेस पार्टी उसकी समर्थन करेगी। लेकिन ये भाजपा को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप एक ऐसे दल के साथ सरकार चला रहे हैं जो कि खुल के आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, जो खुल के कहता है कि अगर बुरहान वानी की, जो कि जहां की मुख्यमंत्री खुल के कहती हैं अभी पीछे आतंकवादी बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ कि उसकी शहादत बेकार नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री इस प्रकार के बयान देती है तो आप बताइए सरकार क्या कार्रवाई करेगी वहां पे? सर शर्मा जी, किस तरीके का एक्शन लेंगे आप लोग, क्योंकि पाकिस्तान को सीधे तौर पर सपोर्ट मिल रहा है ऐसे बयानों से? आप तो एक्शन लीजिए सर। बिल्कुल इस पे एक्शन लिया जाएगा और मेरा मानना है कि केंद्र भी इस पर एक्शन लेगा और हम लोग जम्मू कश्मीर में अपने मुख्यमंत्री जी से भी बात करेंगे और डेफिनेटली इस पर एक्शन लिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी, सर शर्मा जी, ये जवाब हम हमेशा सुनते हैं, ये जवाब हम हमेशा सुनते हैं कि एक्शन लिया जाएगा। इसके पहले भी फारूक अब्दुल्ला ने जब पत्थरबाजों का समर्थन किया था, पत्थरबाजों को आजादी के लड़ाके करार दिया था, तब भी ये कहा गया था कि एक्शन लिया जाएगा। क्या हुआ? उसके बाद दोबारा फिर एक स्टेटमेंट आ गया। पाकिस्तान को कहीं ना कहीं से हवा मिलती है ऐसे बयानों से। पाप का घड़ा भरने वाली बात है, पाप का घड़ा भरने वाला है। और दूसरा, यहाँ तक इन लोगों के किसी बयान से किसी आईएसआई को कोई बढ़ावा मिलता है या पाकिस्तान को कोई बढ़ावा मिलता है? पाकिस्तान पूरे इंटरनेशनल सिनेरियो में आज बिल्कुल डाउन हो चुका है। चाहे आप किसी भी देश की बात करें, कोई देश तो ठीक है, नहीं है। ये समझ नहीं आता भाजपा के लोग इस चीज से बहुत खुश होते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी छवि बन रही है, उनकी छवि बिगड़ रही है। आप पहले अपने देश के हालात तो सुधार लें शर्मा जी, आप पहले देश के जम्मू कश्मीर के हालात तो सुधार दें, अंतर्राष्ट्रीय छवि पाकिस्तान की छोड़िए। आप पहले अपनी स्थिति सुधार लें, अपनी देश की स्थिति मजबूत कर लें। निरंतर पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बढ़ती जा रही है, रोज कोई दिन ऐसा नहीं बीडी मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीडी मिश्रा जी, क्या एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बयान कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, उन सपोलों को सपोर्ट करते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर को स्वर्ग से नर्क बना दिया है। देखिए, जितने लोग आज कश्मीर में हैं, जो अलगाववादी हैं या जो उनके समर्थन में खड़े हैं या जो भारत के अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ बयान देते हैं, उनकी एक ही जगह है और जगह है बिहाइंड द बार्स। मुझे समझ में नहीं आता है कि इसमें क्यों देर हो रही है और क्यों इन लोगों के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। इनके खिलाफ न्यायिक कार्रवाई होनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और ये लोग गिल्टी हैं। किसी की क्या कोई मजबूरी देख पाते हैं आप? आपने जैसे कहा कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, पहली बार नहीं है जब फारूक अब्दुल्ला ने ऐसा बयान दिया हो, इसके पहले भी दिया था, लेकिन एक्शन नहीं होता, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। क्या कहीं ना कहीं से कोई मजबूरी नजर आती है? ये लोग नहीं, मजबूरी तो नहीं कहेंगे, लोकतंत्र में व्यवस्थाएं होती हैं और कोई भी चीज एकाएक उबाल में नहीं हो सकती है। तो मैं समझता हूं कि प्रक्रिया में ये बातें संज्ञान में है लोगों की, ये होंगी, लेकिन इसमें जो मजबूरी है वो मजबूरी ये है कि 50 साल तक 60 साल तक कुछ नहीं हुआ, एकाएक ये होगा तो लोग कहते हैं कि असहिष्णु हो गए, इंटॉलरेंट हो गए हैं। और तमाम लोग टीवी पर यही इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो आदमी अलगाववादियों के खिलाफ सोच रहा है या जो वहां पर पत्थर फेंक रहे हैं उनके खिलाफ सोच रहा है, वो इंटॉलरेंट हो गया है। यही बात पार्लियामेंट में लोग कह रहे हैं, यही सभी नेता कह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो एक हिंड्रेंस है, ये मजबूरी है। ठीक है, जो भीम सिंह जी क्या हमारे साथ जुड़े राजनेताओं हुए? क्या भीम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए? चलिए, शायद भीम सिंह जी हमारे साथ नहीं है। सच शर्मा जी,
ये सीधे सीधे अब आपके केंद्र में भी सरकार है, आपके राज्य में भी सरकार है, और ये सीधे तौर पर आपके ऊपर अब निर्भर करता है कि कितनी तेजी के साथ ऐसे लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लें जो राज्य की जो आबो हवा है उसे खराब कर रहा है। आपने अभी सुना कि बीडी मिश्रा जी जो खुद सैनिक रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि जो हिंड्रेंस है वो कहीं ना कहीं से एक इच्छा शक्ति जो होनी चाहिए, वो इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं से नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में इच्छा शक्ति नहीं है। मैंने आपको कहा कि असेंबली में इससे पहले कभी भारत माता की जय के नारे जम्मू कश्मीर में किसी की हिम्मत नहीं बढ़ती थी। कांग्रेस वाले भी सत्ता में रहे, पैंथर पार्टी भी सत्ता में रही, आज वहां पर भारत माता की जय के नारे गूंजते हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान के हित की बात, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग पहली बार चुन के आए हैं। ये बात हो सकता है कि मुझे पहली बार देखने का मौका मिला हो, लेकिन इन लोगों के समय में वहां की क्या परिस्थिति रही है मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता। लेकिन 2 वर्ष में आप वहां की पहले शांति प्रक्रिया की तरफ हम चलेंगे या इन लोगों को सजा देंगे? इन लोगों को सजा मिलेगी। सर सजा देंगे तभी तो एक नजीर सामने आएगी, तभी तो एक मिसाल बनेगी। अगर ऐसे लोगों को सजा नहीं होगी तो मिसाल कहां से बनेगी? इनकी भी हालत जो थी वो बुरी थी, ऐसा पुनः समय आएगा। ऐसा ये बात नहीं है कि ये लोग छोड़ दिए जाएंगे। इन्होंने स्पष्ट कर दिया, जैसा कि हमें अंदेशा था, सत शर्मा जी की बात से बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, इनकी सरकार में बिल्कुल इच्छा शक्ति नहीं है कि किसी भी प्रकार की कार्रवाई की कोई सोच सके। कार्रवाई करना तो दूर, ये सोच नहीं सकते। इन्होंने यही चैप्टर बंद कर दिया और आपके कार्यक्रम से स्पष्ट हो गया कि किसी भी इस प्रकार के वहां पे जम्मू कश्मीर में बैठ के कोई भी नेता देश विरोध बयान देगा, कोई कार्रवाई नहीं सरकार कर सकती। सरकार केवल देखेगी क्योंकि इनको वहां पर सरकार चलानी है, इनको सत्ता चाहिए। ये सत्ता से बेदखल नहीं हो सकते हैं, इनको सत्ता का लालच है वहां पे। अगर आज सत्ता से इनको प्यार ना होता तो ये पीडीपी के साथ अलायंस नहीं करते। जो पीडीपी जो आतंकवादियों का खुल के, आप भारत माता की जय जम्मू कश्मीर विधानसभा में बोलने की बात करते हैं। सत शर्मा साहब, आपके कश्मीर में एनआईटी के स्टूडेंट ने तिरंगा झंडा लेकर के घूमे थे तो आप ही की पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज करके उनको जेल में बंद कर दिया था। आप भारत माता की जय बोलने की बात करते हैं। आप बताइए किस प्रकार कुल मिलाकर अगर देखा जाए, 70 वर्ष छोड़िए, आप अभी अपने 2 वर्षों का देखा जाए तो सीधे तौर पर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस मसले पर फिर से राजनीति हो रही है। दरअसल जरूरत यह है कि फारूक अब्दुल्ला सरीखे लोगों के खिलाफ एक कड़ा एक्शन लिया जाए, तब जाकर एक मिसाल बनेगी। सरकार चाहे किसी की भी हो, जरूरत है ऐसे सपोलों को सीधे तौर पर वो सजा दिलाने की जिसकी इन्हें दरकार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपनी अपनी राय रखने के लिए। बहरहाल अब हमें इस चर्चा को ही खत्म करना होगा, लेकिन चलते चलते एक बहुत खास खबर से भी आपका परिचय करा दें। दरअसल सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में सुदर्शन न्यूज हमेशा से ही राष्ट्रवाद की आस्था को बुलंद करते हुए आ रहा है। इसी उद्देश्य से आगे बढ़ने के लिए सुदर्शन न्यूज की तरफ से लोनी से हरिद्वार तक कांवड़ यात्रा निकाली गई। इस कांवड़ यात्रा में भारी मात्रा में चैनल से जुड़े हुए युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। इस यात्रा में सुदर्शन न्यूज के कर्मचारियों ने भी हिस्सा लिया है। कांवड़ यात्रा में ज्यादातर युवाओं ने हिस्सा लिया। भोलेनाथ की भक्ति में लीन युवा काफी जोश में नजर आए। अमरनाथ यात्रा की बात करें, विवादों में भी रही, आतंकी हमले हुए, तमाम प्रदर्शन किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये उमंग और ये जोश किस तरीके से युवाओं को साथ लेकर के आप लोग निकल रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? देखो जी, भोलेनाथ का ये त्योहार एक ऐसा है, यहाँ पे हर हिंदू जाएगा, चाहे बम ब्लास्ट हो चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, यात्रा नहीं रोक सकते आप। हम गाजियाबाद से हरिद्वार तक गए थे, अब हरिद्वार से यहाँ वापस आए हैं। चलने की बात तो ये है कि ऊपर से शक्ति मिला भाई, ऐसे तो फेरी में आप चल कर देख लो, कुछ पता नहीं चलेगा। हम 16 ग्रुप है अपने, 16 आपस में 16 फ्रेंड है। नहीं भाई, ये हिंदू का त्यौहार है और टीवी की बात नहीं है। ये हिंदू के श्रद्धा, दिल में ही श्रद्धा होती है हरिद्वार में जाने की, और बहुत अच्छा त्यौहार है ये। और हरिद्वार से हम कावड़ लेकर के आए हैं। जी, ऐसा सबको नहीं करना चाहिए, सबको जाना चाहिए। ये हर साल में एक बार ही आता है, हर बार नहीं आता। तो मेरा मानना ये है कि जाना चाहिए सबको। हमने 19 तारीख को निकले थे, रात के टाइम निकले थे। हम सुबह तक पहुँच गए 20 के, अब 20 किससे होगा, फिर रात के टाइम निकल गए हम 9:30 बजे तक, 9:30 बजे तक रात को निकल गए हम। 111 फीट लंबा तिरंगा है।
इससे क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम इससे ये हमने कांवड़ देश के शहीदों के नाम करी है, तो हम देश के शहीदों के लिए देशभक्ति भी और वैश्य भक्ति दोनों भक्ति एक साथ कंबाइन करा हमने, तो ये तिरंगा हमारा देशभक्ति के लिए है। आपने मोदी जी की योगी जी की तस्वीर भी लगाई हुई है, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे ये संदेश है, हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, अब देश को अच्छे से आगे चला रहे हैं और प्रदेश में योगी जी आ गए हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छे से हमारे प्रदेश को चलाएंगे। बस यही है, हमारा देश और प्रदेश दोनों आगे तरक्की करे। तो देश तरक्की के लिए कांवड़ निकल पड़े हैं भोले बाबा के दर्शन के लिए और उनके पूजा अर्चन के लिए। फिलहाल अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।